स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किराया क्रय पद्धति हायर परचेज सिस्टम का चौथा भाग, फोर्थ पार्ट है ये। और इससे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था थर्ड पार्ट, और तीसरे पार्ट में हमने पंजी प्रविष्टि क्रेता और विक्रेता हायर परचेजर और हायर सेलर की पुस्तक में किस तरह से किया जाता है यह देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे नगद मूल्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। इससे पहले आप सेकंड पार्ट में आपने देखा था ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो जब क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट बता दिया गया है और ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया गया है, लेकिन कैश प्राइस के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पर दो विधि से कैलकुलेशन कर सकते हैं कैश प्राइस का। एक कहलाता है वार्षिकी विधि और दूसरा कहलाता है उल्टी गणना विधि। तो वार्षिकी विधि में पहले चलते हैं, वार्षिकी विधि में कैसे हम नगद मूल्य की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो वार्षिकी विधि के अंतर्गत जब किस्त की राशि समान हो, मतलब एक तरह का हो, पहले साल भी 20,000, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल भी 20,000, या इस तरह के कोई अमाउंट हो जो समान हो, ठीक है, तब आप नगद मूल्य की गणना वार्षिकी विधि से कर सकते हैं। इसमें किस्त की राशि का वार्षिकी सारणी के अनुसार दिए गए मूल्य से गुणा कर नगद मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू आपको दे दिया जाएगा वार्षिकी का मूल्य, जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ एन्युटी। उस वैल्यू में आप क्या करेंगे, किस्त की राशि से गुणा कर देंगे, और जितनी राशि आएगी उस राशि में आप डाउन पेमेंट जो दिया गया है या फिर डिपॉजिट ऑन डिलीवरी कह सकते हैं, जिस समय अनुबंध हुआ, अनुबंध के समय कुछ राशि क्रेता ने भुगतान किया, तो वो राशि हम डाउन पेमेंट के रूप में लेंगे, उसको हम अलग से जोड़ देते हैं, और इस तरह से जितनी राशि वहां पर मिलेगा वो कहलाएगा हमारा टोटल कैश प्राइस। इसको एक फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो आपकी किस्त की राशि है, जैसे 20,000 है तो 20,000 रुपए, 40,000 है तो 40,000 रुपए, इंटू वैल्यू लेंगे आप एनएटी की, वार्षिकी का मूल्य, दोनों का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें जितना हमने डाउन पेमेंट किया है उसको भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो राशि हमारे पास आता है आंसर के रूप में, वो कहलाता है टोटल कैश प्राइस। करेक्ट। अब आते हैं सेकंड मेथड में, उल्टी गणना विधि, बैक कैलकुलेशन मेथड। और इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका अंतिम किस्त की राशि होगा, ठीक, अंतिम किस्त की राशि में जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट लेंगे सबसे पहले, और फिर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 प्लस वही रेट जो ऊपर हम ले रहे हैं उसी रेट से प्लस करने के बाद, तो इससे जो मिलेगा वो अंतिम किस्त में नगद मूल्य कितना है वो राशि मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके बाद अंतिम किस्त के पूर्व के किस्त में आते हैं, तो अंतिम किस्त में जो नगद मूल्य मिलेगा हमको, उस नगद मूल्य को हम लेंगे, जोड़ देंगे और इंस्टॉलमेंट भी लेंगे, मतलब सेकंड टाइम ये इंस्टॉलमेंट जो आ रहा है वो आएगा, और साथ में पुराना वाला अंतिम किस्त का जो कैश अमाउंट आया वो लेंगे, और दोनों राशि को प्लस करके आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट से, और इस तरह के जो क्रियाएं हैं वो चलता रहेगा जब तक कि आपकी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता। यदि तिथि में कोई परिवर्तन किया जा रहा है, ब्याज की दर की ब्याज भुगतान करने के या इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का डेट जो है वो अलग अलग है, मान लीजिए ये मैं जो बताया हूं ये ईयरली था, अब ये मासिक है, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1/12 से। ठीक है, त्रैमासिक है तो 3 महीने का कैलकुलेशन करना है आपको, तो 3/12 हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय को ध्यान में रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये वार्षिक के हिसाब से है, समय के हिसाब से फॉर्मूले में और दिखाते चले जाएंगे। अगर 2-2 साल में भुगतान कर रहे हो इंस्टॉलमेंट का, तो ये ब्याज की दर को डबल कर दीजिए या इंटू 2 करके आप ले लीजिए, तो उससे आपको मिल जाएगा नगद मूल्य की राशि। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन समझते हैं। अब हम लेते हैं एक कंप्लीट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को आरके कंप्यूटर ने रायपुर के
रमन कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर हायर परचेज सिस्टम से बेचता है, जिसपे डाउन पेमेंट के रूप में या सुपुर्दगी के समय 80,000 रुपए का भुगतान किया गया। फिर से देखेंगे, आरके कंप्यूटर्स है जिन्होंने माल बेचा 80,000 रुपए। क्वेश्चन में दिया हुआ है डाउन पेमेंट या डिलीवरी के टाइम पेमेंट किया गया, और 80,000 रुपए की 3 किस्त ईयरली 1 अप्रैल को पेमेंट किया जाना है। ठीक है, और इसका एनएटी की वैल्यू जो है वो 4% रेट से अगर हम देखें 3 इयर्स के लिए, तो ये दिया हुआ है 2.7751। तो 80,000 रुपए डाउन पेमेंट है, 80,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। ब्याज की दर दिया हुआ है 4% पर एनम, और 4% पर एनम के रेट से 1 रुपए का जो एनएटी की वैल्यू है वो है 2.7751। ठीक है, और इसमें आपको विक्रेता की पुस्तक में यानी कि हायर वेंडर की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करके दिखानी है। तो चलिए पहले कैलकुलेशन करते हैं किस तरह से होगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन टेबल बना के रखा हुआ है इसमें, जिसमें डेट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का बाइफरकेशन किया गया कैश, इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट में। क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं। हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का है? 80,000 का। हर इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपए का है। समान है, तो समान है तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 80,000 इंटू वैल्यू ऑफ एनएटी, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.7751, प्लस इसमें लेंगे आप जो डाउन पेमेंट किया गया, और डाउन पेमेंट का अमाउंट लिया हुआ है 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। तो इस तरह से जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैश प्राइस आता है 3,02,008 रुपीज। अब ये 3,02,008 रुपीज हमारे पास आया, ये टोटल कैश वैल्यू या प्राइस है। 1 अप्रैल 2010 से हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, उसी डेट पे हमारा आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस आ गया 3,02,008 रुपीज। सेम डेट में हमने 80,000 का पेमेंट किया। जब 80,000 का पेमेंट किया तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। कैश प्राइस पेमेंट होगा 80,000 और इंस्टॉलमेंट भी 80,000 ही कहलाएगा, क्योंकि 80,000 का इंस्टॉलमेंट दिया, इंटरेस्ट इसमें 0 है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाएगा वो 1 अप्रैल को पेमेंट किया जाएगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो 31 तारीख को अकाउंट बंद करने के हिसाब से होगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक, तो यहाँ पर हम फिलहाल बैलेंस जो शो कर रहे हैं वो 2,22,008 रुपए, ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ। फिर इसके बाद आते हैं, ये आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2010 को है, बट मेरा पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 2011 1 अप्रैल को। तो 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट होने के कारण से ब्याज लगेगा इस पे। तो 2,22,008 रुपए का 4% के रेट से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, तो 8,880 रुपीज आता है। ठीक है, अब आपका इंस्टॉलमेंट कितना है? 80,000। 80,000 में से 8,880 रुपीज इंटरेस्ट है, तो ये 80,000 माइनस 8,880 इज इक्वल टू 71,120 रुपीज जो है, ये हमारा कैश प्राइस का पेमेंट हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2011 को हम माइनस करेंगे कैश आउटस्टैंडिंग में से 71,120 रुपीज, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,50,880 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, फिलहाल और कुछ नहीं करना है इसमें, पेमेंट्स हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक का। अब चलेंगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा पेमेंट होगा 2012 में 1 अप्रैल को, और इस डेट पे हमारा आउटस्टैंडिंग इससे पहले जो आ रहा था 1,50,888 रुपए है, इसका हम 4% कैलकुलेट करेंगे, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 6036। तो 6036 इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, हमारा इंस्टॉलमेंट फिक्स है 80,000, तो 80,000 में 6,036 रुपीज माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 73,964, ये होगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, और यही अमाउंट हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से। तो अब हमारा बैलेंस आ गया 76,924 रुपीज, ये बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2012 को हुआ। क्लियर? फिर इसके बाद
लास्ट ईयर आ गए हम, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 2030 में पेमेंट होगा। तो जब 2030 1 अप्रैल को हम लास्ट इंस्टॉलमेंट 80,000 पेमेंट करेंगे तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है 76,924 रुपीज और हमारा इंस्टॉलमेंट है 80,000। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो लास्ट ईयर कहलाएगा इंटरेस्ट 3076। तो हमने इंटरेस्ट लिखा 3076 3076 रुपीज, 80,000 का इंस्टॉलमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ गया 76,924 और मैंने ये अमाउंट पेड किया, आउटस्टैंडिंग में माइनस किया तो मेरा बैलेंस अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग का वो 0 हो गया। देखिए 4 इंस्टॉलमेंट टोटल 3 इंस्टॉलमेंट प्लस 80,000 का पेमेंट करने के बाद कंप्लीट आउटस्टैंडिंग जो प्राइस था कैश प्राइस वो 0 हो गया। अब चलते हैं टोटल लगाते हैं कैश प्राइस वाले कॉलम का, तो हमारा वही अमाउंट मिलेगा जो आउटस्टैंडिंग था, तो ये 3,02,008 रुपीज होगा। इंटरेस्ट का टोटल लगाएंगे तो ये आ रहा है 17,992 रुपीज, जबकि इंस्टॉलमेंट का टोटल लगाते हैं तो 3,20,000 रुपीज होता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलेंगे इसके जर्नल एंट्री में। चलिए अब देखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरके कंप्यूटर्स। ठीक है, आरके कंप्यूटर कौन है? सेलर है, जो वस्तु को हायर परचेज सिस्टम से सेल करता है। परचेजर कौन है? रमन एंड सन्स। तो फर्स्ट एंट्री आप देखेंगे, मैं ये पूरा क्वेश्चन जो बनाया हूं आपका उधार क्रय विधि क्रेडिट परचेज मेथड से सॉल्व किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम उस विधि में क्या करते हैं, जितना कैश प्राइस होता है उतनी राशि से क्रेता के खाते को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे क्रेता कौन है? रमन एंड सन्स। तो 2010 1 अप्रैल को रमन एंड सन्स रिसीवर है, रिसीव कर रहे हैं माल को, तो रिसीवर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से? तो हमारा कैश प्राइस था 3,02,008 रुपीज। फर्स्ट एंट्री हुआ, सेम डेट पे उन्होंने डाउन पेमेंट किया है 80,000 रुपीज, और जब डाउन पेमेंट करेगा 80,000 रुपीज तो एंट्री हो जाएगा हम रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव कर रहे हैं? रमन एंड सन्स से। तो टू रमन एंड सन्स 80,000 डाउन पेमेंट अमाउंट रिसीव हुआ। ये फर्स्ट एंट्री कॉन्ट्रैक्ट के टाइम हो गया। दिन 31 मार्च 2011 को इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे। ठीक, तो रमन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टेबल में आपको मिलेगा ये सारा अमाउंट 8,880 रुपीज का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ। ये अमाउंट हम ड्यू किए और इस अमाउंट को हम चूंकि अभी इस साल पहले साल में हमको इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ डाउन पेमेंट रिसीव हो रहा है, और पहला इंस्टॉलमेंट हमको नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल को पेमेंट किया गया। तो अभी हम एंट्री इस साल नहीं करेंगे उसके लिए, तो हम क्या करें, अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट अमाउंट है इस इंटरेस्ट अमाउंट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना इंटरेस्ट अमाउंट है वही अमाउंट होगा 8,880 रुपीज। फिर हम इस साल एक और एंट्री पास करते हैं कि जितना अमाउंट हमने हायर सेल्स के रूप में रखा हुआ है वो अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। जब हम हायर सेल्स अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगा हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसी अमाउंट से जो अमाउंट वहां पर दिया है 3,02,008 रुपीज से। ये हमारा एक साल का एंट्री कंप्लीट हुआ। इसमें वो वाली एंट्री नहीं आई जो हमारा इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का होता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ। वो इंस्टॉलमेंट कब रिसीव हो रहा है? 1 अप्रैल 2011 को। तो 1 अप्रैल 2011 को जिस समय हम इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं उस समय एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 80,000, तो 80,000 हमने रिसीव कर लिया। फिर आप देखेंगे इसी के आगे कंटिन्यू किया गया। तो 31 मार्च 2012 को अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2012 को इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करेंगे। फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करना था इस समय, बट नेक्स्ट डे होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 31 मार्च को फिलहाल इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री रमन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करके करेंगे 6,036 रुपीज से, और इस इंटरेस्ट अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में। तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक, और ये अमाउंट होगा 6,036 रुपीज। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में
2012 1 अप्रैल को, और इस डेट पे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट को रिसीव करेंगे। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन एंड सन्स अकाउंट, और अमाउंट होगा 80,000, क्योंकि 80,000 हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद अभी हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, सीधा 31 मार्च को आ जाएंगे 2013 में, और इस डेट में हमारा तीसरा जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट हम ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। तो रमन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। टेबल के हिसाब से 3076 रुपीज आया है, वो अमाउंट हम लिखेंगे। ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ। फिर इस इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते समय एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 3076 रुपीज से, और फिर लास्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 अप्रैल 2014 को, और ये रहेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन एंड सन्स अकाउंट हो जाएगा 80,000 रुपीज से, बिग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ये फाइनल अमाउंट है। इसके बाद कंप्लीट हो जाता है आपका टेबल। तो ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने थर्ड पार्ट पे देखा था वही एंट्री यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब ये एंट्री करने के बाद आपको जो लेजर बनाने होंगे वो एक लेजर बनेगा आपका रमन एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा लेजर आप बना सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और ये दो लेजर एटलीस्ट आप बना लीजिए। तो लेजर बनाना, लेजर पोस्टिंग करना आपको आता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देखा फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, पहला जो पॉइंट चला था अधिक मूल्य की वस्तुओं के अंतर्गत किस तरह से पंजी प्रविष्टि करना, किस तरह से खाते रखे जाते हैं। अब आते हैं कम मूल्य की वस्तुओं के बारे में, गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यूज, ठीक है। कम मूल्य की वस्तु अगर है तो इसमें भी हम दो विधि से खाते रखते हैं। एक कहलाता है स्कंद पद्धति, स्टॉक मेथड, और दूसरा आता है स्कंद एवं देनदार पद्धति, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। पहले पॉइंट में आते हैं स्कंद पद्धति या स्टॉक मेथड क्या चीज होता है। तो इस विधि में, स्टॉक मेथड में, किराया क्रय व्यापार खाता तैयार कर लाभ हानि की गणना की जाती है। मतलब एक आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके बेस पे कंपनी जो है या संस्था जो है वो लाभ हानि की गणना करती है। इसके डेबिट पक्ष में हम लिखते हैं वर्ष के प्रारंभ में ग्राहक के पास स्कंद की राशि को और ग्राहक के पास बकाया किस्त की राशि को, तथा वर्ष में जितना सामान हम भेजते हैं क्रेता के पास उन सामानों का भी उल्लेख किया जाता है। और क्रेडिट साइड में वर्ष में नगद प्राप्त हुआ राशि और वर्ष के अंत में जो स्कंद बाकी रहता है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक लेजर बना दिया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया जाता है जिसके बेस पे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में विक्रेता की पुस्तक में जो पंजी प्रविष्टियां की जाती है वो बोर्ड पे लिखा हुआ ध्यान देंगे, और इसके हिसाब से वस्तु विक्रय जब किया जाता है इस मेथड से तो एक एंट्री पास करते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट। फिर इसके बाद आते हैं वर्ष में बकाया देय होने पर, यदि कोई किस्त की राशि बकाया है और वो देय है तो ऐसी स्थिति में हायर परचेज डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से, ठीक। फिर इसके बाद किस्त की राशि जब प्राप्त हो जाएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू हायर परचेज अकाउंट से। माल वापस प्राप्त होता है, किसी कारण से वापस आ जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में गुड्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे टू हायर परचेज डेटर्स अकाउंट से, ठीक है। फिर इसके बाद स्टॉक के लिए आते हैं। जनरली स्टॉक को इस मेथड में लागत मूल्य पे दिखाना चाहिए, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, लेकिन यदि उसको विक्रय मूल्य पर दिखा दिया गया है तो उसके संचय के लिए हम प्रविष्टि करते हैं। प्रारंभिक स्कंद के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे टू हायर परचेज स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और यदि अंतिम स्टॉक के लिए है तो ये अपोजिट हो जाएगा, हायर परचेज स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। किराया क्रय या विक्रय को रद्द किया जाता है तो रद्द करने पर भी एक पंजी प्रविष्टि किया जाता है। यहाँ पर स्टॉक सोल्ड ऑन
हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट से। यदि कोई माल वापसी हुई है तो उसके लिए भी अगर विक्रय मूल्य पर उसको दिखाया गया है तो उसके संचय के लिए एंट्री पास करेंगे हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में जब माल वापसी स्कंद खाता बंद करना हो तो शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे टू गुड्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर इसके हिसाब से लेजर भी बनेगा और फिर उसके बाद कंप्लीट होता है आपका हायर परचेज पॉइंट सिस्टम। ठीक, ओके, थैंक यू।